बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 19 से डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैस एनर्जी रिलेशन, और मैं आपको बताऊंगा कि मैस वेरिएशन क्या चीज़ है। तो पहले हम मैस वेरिएशन को पढ़ेंगे, फिर हम मैस और एनर्जी के रिलेशन को स्टडी करेंगे। अच्छा, मैस वेरिएशन से मतलब क्या होता है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अक्सर बच्चे इस टॉपिक को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो आज मैं आपको असल मतलब बताऊंगा कि मैस वेरिएशन का मतलब क्या है। बच्चे, आपको पता है कि इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 1 में, और लेक्चर 2 के अंदर हमने टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का प्रूव भी किया और उसको सारा समझा भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो 2 लेक्चर आपने सुन लिए हैं। तो अब लेक्चर नंबर 3 की अब आपको सही समझ आएगी, क्योंकि आपका फ्लो पीछे से बना हो ना। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, इसको कैसे स्टडी करना है, तो फिर आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। तो बच्चे, क्लासिकल फिजिक्स 19th सेंचुरी की जो फिजिक्स थी, उसके मुताबिक तो ये था कि मैस एक कांस्टेंट टर्म है। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कहती है मैस कांस्टेंट नहीं है, मैस इज अ वेरिंग क्वांटिटी, ये तो चेंज होता है। अब बच्चे बड़ा हैरान है, सर मैस कैसे चेंज हो सकता है। आप जरा मेरे लफ्जों पे तवज्जो करें, मैस चेंज कैसे हो सकता है। अगर एक बॉडी का मैस है 5 किलो, तो वो 6 किलो कैसे हो गया। अगर वो बॉडी का मैस 5 किलो है तो वो 6 किलो कैसे हो गया। आप समझे गलत हैं, आपने मैस वेरिएशन में असल उसका मायने नहीं समझा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है मैस एक वेरिंग क्वांटिटी है, ये फिक्स नहीं है। जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसके मैस में चेंज आता है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो मैटर में चेंज आ रहा है, कि पहले वो मैस 5 किलो का था अब 6 किलो का हो गया। मैटर में कोई तब्दीली नहीं आई, तो फिर मैस कैसे चेंज हो गया। आइए समझाता हूं असल मायने, जरा तवज्जो कीजिएगा जी। मैस वेरिएशन अकॉर्डिंग टू STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेरिंग क्वांटिटी। ये VA है बच्चे, VE नहीं है। इसका मतलब है चेंज। कहता जी जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो हमें यह बताती है कि मैस एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, बल्कि ये तो चेंज होता है। यही क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का कंट्राडिक्शन है, यही तजाद है। पुरानी फिजिक्स कहती है मैस कांस्टेंट है, नई फिजिक्स ये कहती है कि मैस कांस्टेंट नहीं है। अब इसका असल मतलब समझे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर में इजाफा हो गया, कि उसका मैस बढ़ने का मतलब मैस चेंज होने का असल मतलब समझे। बच्चे, मैंने लिखा इधर, ये मैंने आखिर में 1-2 पॉइंट लिखे हैं, पहले जरा सुने कि मैस चेंज कैसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज रेस्ट पे है ना, अगर उसका मैस कम है तो मैं कहूंगा उसका इनर्शिया कम है। आपको याद है ना चैप्टर 3 के अंदर मैंने इनर्शिया पढ़ाया हुआ है। इनर्शिया का मतलब है जिद, इनर्शिया कहते हैं जिद को। तो अगर कोई चीज रेस्ट में है, अगर उसका मैस कम है तो उसका इनर्शिया कम है, और अगर किसी चीज का मैस ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, उसकी जिद ज्यादा है। तो आपने पढ़ा हुआ ना, ग्रेटर द मैस ग्रेटर द इनर्शिया, लोअर द मैस लोअर द इनर्शिया। ये तो मैंने बताया है जब कोई चीज रेस्ट में हो, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें रेस्ट में तो नहीं है, इसमें तो चीजें मूव करती हैं। तो अच्छा, मोशन के बारे में क्या ख्याल है। अगर कोई चीज आहिस्ता से मूव कर रही होगी ना तो उसका इनर्शिया कम है, लेकिन अगर कोई चीज फास्ट मूव करेगी उसका इनर्शिया ज्यादा है। मिसाल के तौर पर आप एक बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं, अगर स्पीड कम होगी ना, तो अगर आपको रुकने का इशारा किया जाए क्योंकि आपकी स्पीड कम है, पता चला जब कोई बॉडी रेस्ट पे होता है ना तो इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर, और अगर कोई चीज मोशन में है तो इनर्शिया डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। हम मानेंगे कि इधर मैस कांस्टेंट है दोनों केसेस में, बाइक का और उस बंदे का जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, मैस चेंज नहीं हो रहा। तो जब कोई चीज मोशन में होती है ना, अगर वो आहिस्ता मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है, तो उसका इनर्शिया कम है, उसकी जिद कम है, उसको रोकना आसान है। तो अगर कोई चीज तेजी से मूव कर रही हो तो अब वो फास्ट मूविंग है, तो उसको एकदम से आप ब्रेक इन लगाएंगे तो आप तो गिर जाएंगे,
और ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो पता चला जो फास्ट मूविंग चीज़ें होती हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा है, उनमें जिद ज़्यादा है। तो ये रेस्ट में इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर, और जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो इनर्शिया डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, आया वो स्लो है या फास्ट है। अब इन दोनों बातों से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ज़रा नोट के अंदर आप लोग नोट कीजिएगा। द चेंज इन मैस डज नॉट मीन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है। कहता है कि इधर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है ना कि मैस फिक्स टर्म नहीं है, ये चेंज होती है। अब इधर चेंज इन मैस से मुराद ये हरगिज नहीं है कि मैटर में इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मैटर। चेंज इन मैस डज नॉट मीन, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैटर में इजाफा हो गया है, 5 किलो का था तो 6 किलो का हो गया है, बिल्कुल नहीं, हरगिज ये मतलब नहीं। अब आपके ज़हन में आएगा सर अगर मैटर में इजाफा नहीं हुआ, वो जो मादा है मैटर है, अगर उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी तो फिर मैस कैसे चेंज हो गया। सुने पॉइंट नंबर 2 सुने। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, मतलब इनफाइनाइट। तो मैस चेंज कैसे हो गया, उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं चेंज हुआ बल्कि उसका इनर्शिया बढ़ गया। इनर्शिया कैसे बढ़ गया, जब चीज़ें तेज़ी से चलती है ना तो इनका इनर्शिया ज़्यादा होता है। बात समझ आई। तो जब इनर्शिया बढ़ा तो मैं कहूँगा कि मैस में चेंज आया, तो वो हकीकत में इधर चेंज इन मैस से मतलब है कि उसका इनर्शिया बढ़ गया है, क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं बढ़ी। ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। इनर्शिया कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब चीज़ें तेज़ी से मूव करेंगी, और आपको पता है ना F = ma और M = F/a। मैंने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के अंदर, अगर आपने वो लेक्चर पढ़े हैं या अच्छे तरीके से सुने हैं, उधर हमने ये पढ़ा था कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों पर अप्लाई होता है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, और जिन चीज़ों की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है यह उसको अप्रोच करती है। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, इक्वल कह ले। तो जिन चीज़ों की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, बात समझ रहे हैं, तो वहाँ पर फिर न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं होते। बात समझ आ रही है। वहाँ पर फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होती है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एट हाई स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, जब कोई चीज़ तेज़ी से मूव करेगी तो इतनी तेज़ी से मूव करेगी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो बच्चे जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो मुझे बताएं F = ma, M = F/a। तो a तो 0 है, तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो आंसर तो आता है इनफाइनाइट। इसका मतलब मैस फिर चेंज हुआ ना। कब चेंज हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गए। एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा। वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बॉडी आपका बहुत तेजी से मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, चीज रुकी नहीं हुई, चल रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं आ रहा। आपको पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप देखिए तरह मैं उल्टा बताऊंगा फिर आप समझ जाए। मैस इनफाइनाइट हो गया यानी कि मैस इंक्रीज किया है। मैस इंक्रीज किया मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया है। एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, इस वजह से एक्सेलरेशन 0 हुआ है। वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि बॉडी बहुत तेजी से मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, जब बॉडी तेजी से मूव करेगा तो उस वक्त वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन 0 है। अब इधर मैस इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इंक्रीज नहीं की, क्वांटिटी ऑफ मैटर उतनी है। मैस इंक्रीज करने का मतलब है कि बॉडी इतनी तेजी से मूव कर रही है कि उसका इनर्शिया इंक्रीज कर गया है। सुने इस बात को तवज्जो से सुने, मैस इंक्रीज करने का मतलब है इनर्शिया इंक्रीज किया है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इंक्रीज नहीं करती, और ना ऐसा हो सकता है। देखना आप कैसे इमेजिन कर लेंगे कि 5 किलो की चीज 6 किलो की हो जाए, हाउ इज इट इज पॉसिबल।
इनर्शिया इंक्रीज किया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मैस इंक्रीज कर गया। बात समझ रहे? तो मैस का रिलेशन नोट करेंगे। सो ये जो रिलेशन आपकी बुक में लिखा हुआ m इजिकल टू m नोड ओवर √1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर लिए हुए हैं टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपने उनको समझा है ना, तो ये इस फैक्टर को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर, जो डिनोमिनेटर में है और विच इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो याद रखेंगे जो लॉरेंट्ज फैक्टर होता है ना 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर 1 से छोटा होगा तो फिर ये टर्म बड़ी होगी, तो m इज ग्रेटर देन m नोड। तो ये m नोड क्या चीज़ है? दिस इज अ प्रॉपर मैस। m नोड इज अ प्रॉपर मैस। जब बॉडी एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, आप उसको देख रहे हैं, बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है। लेकिन जब आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे किसी बॉडी को, तो वो फिर रिलेटिविस्टिक मैस है। बात समझ आई? तो रिलेटिविस्टिक मैस इज ग्रेटर देन प्रॉपर मैस। जनाब, तो ये तो बातें हमने पढ़ी कि मैस इंक्रीज करने का असल मतलब क्या है। अब जरा सवाल आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें। कैन अ मटीरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट? क्या कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती है? अगर कर सकती है तो बताएं, तो हम प्रूव कर लेते हैं। देखें जरा फार्मूला लिखें, m इजिकल टू, इसका आंसर क्या होगा? m इजिकल टू m नोड ओवर √1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, इसका मतलब है v इजिकल टू सी। हम सपोज कर रहे हैं कि v इजिकल टू सी है, कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। सो वी कैन से m इजिकल टू m नोड ओवर 1 माइनस वी स्केयर था ना, v की जगह पे c लिखें, सी स्केयर ओवर सी स्केयर। सी स्केयर से सी स्केयर कैंसल, m इजिकल टू m नोड ओवर √1 माइनस 1, क्योंकि ये टर्म कैंसिल होगी। 1 माइनस 1 0, तो 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? इन्फानाइट। तो दिस इज इन्फानाइट। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसका मैस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फानाइट मैस हो जाएगा। और इन्फानाइट मैस को मूव करवाने के लिए फोर्स भी इन्फिनिट चाहिए, और इन्फिनिट फोर्स तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो जब हम इन्फिनिट फोर्स दे ही नहीं सकते, तो इट मीन कि बॉडी का मैस भी इन्फानाइट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी फिर स्पीड ऑफ लाइट से मूव भी नहीं कर सकता। तो ये जो सपोजिशन है ना, जो सवाल पूछा था, क्या कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती है, तो इसका आंसर है जी नो। इन ओवर डेली लाइफ के अंदर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी तो इन्फानाइट मैस चाहिए। इन्फानाइट मैस को मूव करवाने के लिए फोर्स भी इन्फानाइट चाहिए, और इन्फानाइट फोर्स तो अवेलेबल ही नहीं है। सो बॉडी कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। नोट करें, मैस एनर्जी रिलेशन पढ़ते हैं हम। तो जी बेटा, ये आपने प्रूफ समझ लिया है। तो आपकी बुक वाला लास्ट पैराग्राफ के अंदर बताता है कि वाई वी डोंट रियलाइज द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ, कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्यों नहीं देख पाते। उसकी वजह ये है बच्चे कि हमारी जो डेली लाइफ के अंदर चीज़ें हैं ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती। तो जिस तरह हमारी अर्थ है उसकी ऑर्बिटल स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, हत्ता कि इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद वो फिर भी स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही है ना। तो यही वजह है कि हमें ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है डेली लाइफ में नज़र नहीं आते। हाँ, अलबत्ता जो एटॉमिक पार्टिकल्स है ना,
एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती हैं। तो एटॉमिक पार्टिकल्स की हद तक तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एप्लीकेबल है, लेकिन डेली लाइफ में ये चीज़ें इतनी प्रोमिनेंट नहीं हैं। एक बात, मैस वेरिएशन में एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जब एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग को आप दबाते हैं, क्या उसका मैस बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। उसकी वजह क्यों, बताता हूँ। ज़रा मैस और एनर्जी का रिलेशन चेक करें जी। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैस एनर्जी? और ये तो आपने पढ़ा होगा ना, आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। ठीक हो गया। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अच्छा मैं कोई एक लेक्चर ना आइंस्टाइन की इक्वेशन पे भी बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि असल इक्वेशन आइंस्टाइन की है क्या। असल इक्वेशन ये नहीं होती। तो मैं आपको ना एक लेक्चर कोई छोटी मोटी वीडियो बनाऊंगा मैं आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर ही। असल इक्वेशन ये नहीं होती, हमें गलत कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। लेकिन फिलहाल हम बुक की हद तक मानकर इसका प्रूव कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपकी बुक का पार्ट नहीं है तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो फिलहाल आप इसी को माने क्योंकि हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो करे, परेशान नहीं होना। E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। सो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मैं फिर लिखूंगा E नोड इज इक्वल टू एम नोड इंटू सी स्केयर। बात समझ आइए आपको? मैं इसको नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नोड का मतलब है रेस्ट मैस, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो नोड आएगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके साथ कुछ E आएगा या M आएगा। तो E नोड M नोड का मतलब है रेस्ट मैस एनर्जी इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो 1 की लेफ्ट साइड क्या है जी? E। 2 की लेफ्ट साइड माइनस E नोड इज इक्वल टू 1 की राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो 1 की राइट साइड एम सी स्केयर, 2 की राइट साइड माइनस एम नोड सी स्केयर। तो बचे E माइनस ई नोड को मैं कहूँगा डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी। इधर से क्या चीज़ कॉमन आ गई? सी स्केयर कॉमन आ जाएगा, M माइनस एम नोड ब्रैकेट में, तो सी स्केयर कॉमन आ गया। बात समझ रहे? सी स्केयर कॉमन आ गया। M माइनस एम नोड को मैं क्या लिख सकता हूँ? M माइनस एम नोड को डेल्टा M लिख सकता हूँ। तो डेल्टा M इंटू सी स्केयर, चेंज इन मैस ना। तो हमने मैस एनर्जी रिलेशन निकालना है। सी स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा E ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू डेल्टा M। ये आ गया जी आपके पास रिलेशन, डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा E ओवर सी स्केयर। याद रखें, ये डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने इधर लिखी हुई है। और जब आप उसका स्केयर लेंगे तो 10 की पावर 16, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी। तो जब आप इतनी बड़ी क्वांटिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं ना, तो आंसर आपका बहुत छोटा आता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि मैथ्स में जो चेंज आता है ना, वो बहुत कम होता है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपकी बुक वाला ये कहता है कि जो डेल्टा M है ना, डेल्टा M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा E। ऐसे है ना, चेंज इन मैस का चेंज इन एनर्जी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। इन ओवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है ना बच्चे, हमारी डेली लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर चेंज इन एनर्जी बहुत छोटे हैं। एनर्जी में चेंज नहीं आता, या आता भी है तो बहुत कम आता है। तो जब चेंज इन एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल, तो चेंज इन मैस इज़ वेरी स्मॉल, तो मैस में चेंज भी कम आएगा। तो यही वजह है कि वो जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मैस में चेंज आ रहा है ना, वो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि चेंज इन एनर्जी बहुत कम है ना। तो अगर आप मैथ्स में चेंज समझना चाहते हैं ना, तो चैप्टर 21 के अंदर जब हम एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस करेंगे, तो फिर उधर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैथ्स डिफेक्ट या मैथ्स डेफिसिट भी उसको कहते हैं। तो एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर तो चेंज इन मैथ्स हमें नज़र आता है। चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स में वो टॉपिक पढ़ेंगे।
ठीक है। तो बहरहाल तो चेंज इन मैस वहाँ पर तो नज़र आता है, लेकिन डेली लाइफ में क्योंकि एनर्जी चेंजेस बहुत कम है तो इसलिए ये चीज़ हमें बहुत कम दिखाई देती है। तो ये मैस एनर्जी रिलेशन है जी, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में एक जाते जाते शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, नेव स्टार किसे कहते हैं। बच्चे सबसे पहले तो आप इसका एब्रीवेशन नोट करें ना, ये एक किस्म का जीपीएस ही है, परेशान ना हो। तो नेव स्टार का मतलब क्या जी, NAV का मतलब होता है नेविगेशन, NAV नेविगेशन, और नेव स्टार नेविगेशन, S का मतलब सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट, T का मतलब टाइमिंग, A का मतलब एंड, R का मतलब है रेंजिंग। तो इसकी डिटेल तो काफ़ी सारी है लेकिन मैं इतनी नहीं बताऊंगा आपको। टोटल 32 सैटेलाइट होते हैं जिनमें 24 वर्किंग होते हैं और 6 हमारे पास सरप्लस में होते हैं। तो बहरहाल इसकी मैं टू द पॉइंट बुक की हद तक रहता हूँ। तो नेव स्टार का एब्रीवेशन आपसे पूछा जा सकता है, नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग, GPS ही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बच्चे इसमें से MCQs क्या आते हैं आप लोग ज़रा नोट करेंगे, विद रिलेटिविस्टिक एंड विदाउट, यानी कि अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है, और अगर अप्लाई ना करें तो क्या रिजल्ट आता है। नेव स्टार की मदद से आप किसी भी एरोप्लेन की स्पीड को और उस एरोप्लेन की लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो अगर विद रिलेटिविस्टिक है तो हम उसकी स्पीड कितनी मालूम करेंगे जी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और विदाउट रिलेटिविस्टिक है तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखें अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट काउंट करते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है हमें। और लोकेशन 1 घंटा जहाज उड़ने के बाद, आफ्टर एन आवर फ्लाइट, तो वो आ जाएगा जी 50 मीटर, और अगर विदाउट है तो 760 मीटर। तो ये देखें आपकी बुक की थ्योरी को मैंने बड़ा समराइज किया है, ठीक है। तो ये MCQs की हद तक ना आपने बच्चे इसको नोट कर लेना कि अगर कोई जहाज 1 घंटा उड़े ना, 1 घंटा फ्लाई करे, तो अगर आप उसकी लोकेशन मालूम करना चाहते हैं तो अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करेंगे ना तो आपको जहाज़ की लोकेशन बड़ी एग्जैक्ट पता चलेगी। हाँ उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, कितना का आ जाएगा, 50 मीटर का, जो कि काबिल बर्दाश्त है। लेकिन अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना लगाएं तो फिर आंसर में फ़र्क आ सकता है 760 मीटर, जो कि हो सकता है कि काफ़ी अंदाज़ा गलत हो, जहाज़ इधर हो वो GPS हमें कहीं और बता रहा हो। तो इसका मतलब है कि विद रिलेटिविस्टिक वाले इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो ये आप MCQs नोट कर लेंगे। तो ये तो था आज का लेक्चर बच्चे। देखें हमने 3 लेक्चरों के अंदर ये इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेक्चर 2 में टाइम डायलेशन और मैस, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेक्चर नंबर 3 था, इसमें हमने पढ़ा मैस वेरिएशन और मैस एनर्जी रिलेशन और नेव स्टार, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह ये लेक्चर कंप्लीट हो गया ना, इससे अगला लेक्चर होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे अगला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इंशाल्लाह 5-6 लेक्चरों में ये चैप्टर आगे कवर हो जाएगा। बस आप जुड़े रहें, तरतीब से लेक्चरों को देखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।